दोस्तों बीटीटीएच के एक और मज़ेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था क्योंकि हमारी जिया ने मोइस मोया की हालत ख़राब कर दी थी, जो कि उसे बार बार उछल रहा था लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे पीछे घूमने के लिए। तो अब इस पार्ट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर ही देना, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट भी बोल सकते हो। और इस पार्ट में हम लोग जानने वाले हैं स्पेशली मोटियान जिंग के बारे में, और ये होता है ब्लैक एम्पर सेक्ट का सेक्ट मास्टर। और आगे पता चलेगा हमको कि ये बंदा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और हाँ, मैं यहाँ ये कहने वाला था, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको असली बातें यहाँ पर पता चलेंगी। तो इस वीडियो की शुरुआत में हमें लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया को दिखाया जाता है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर तो यहाँ पर शांत बैठी हुई थी, लेकिन जिया के मन में तो ऐसे लड्डू फूट रहे थे, मैं क्या ही बताऊँ। और अब बहुत देर होने के बावजूद जिया से यहाँ पे रहा नहीं जाता है, और जिया लिटिल फेरी डॉक्टर से आखिर पूछ ही लेती है कि जियान आखिर 2 दिन से उस रूम में क्या कर रहा है। और हमारे लिटिल फेरी डॉक्टर एक येलो कलर की बुक को पढ़ रही थी, और जैसे ही वो जिया की बात सुनती तो उसका ध्यान उसी चैम्बर की तरफ चला जाता है जहाँ जियान पिल रिफाइन कर रहा था। और इसके बाद वो जिया से कहती है कि पिल रिफाइन करने में काफी ज्यादा दुखी का एग्जॉस्शन होता है। अब यहाँ पर कोई भी अगर जल्दबाजी करेगा पिल को रिफाइन करने में, तो हो सकता है वो पिल बनाने में कोई गड़बड़ हो जाए। वो इसके बाद कहती है कि हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं। अब ये सुन के तो हमारी जिया और भी ज्यादा आग बबूला हो जाती है। और फिर जिया हमारे लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि तुम यही सेंटेंस कई बार दोहरा चुकी हो, और फिर से ये सेंटेंस मेरे सामने मत दोहराओ। अब यहाँ पर उसके सामने कोई भी रास्ता ना होने के कारण वो वापस अपनी सीट पर जाने लगती है बैठने के लिए। और जब हमारी जिया उस चेयर पर बैठने के लिए जा ही रही थी, तभी ये पूरा का पूरा चैम्बर हिलने लगता है। और जैसे ही ये शेक होता है, जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर का ध्यान भी उसी चैम्बर की तरफ चला जाता है जहाँ जियान मेडिसिन पिल को रिफाइन कर रहा था। इस समय इस चैम्बर से काफी ज्यादा डेंस एनर्जी की रिपल्स आ रही थी, और इस रिच एनर्जी को फील करके हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहती कि जियान की लगता है पिल रिफाइन पूरी होने वाली है, क्योंकि भले ही लिटिल फेरी डॉक्टर एक एल्केमिस्ट ना हो, लेकिन वो ये जरूर जानती थी कि जब भी कोई पिल अपना शेप लेने वाली होती है, तब वो बहुत ही ज्यादा डेंस एनर्जी को बाहर फेंकती है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जिया से कहती है कि अब हमें और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय ब्लैक एम्पर सेक्ट में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं, जो कि हमारी इस पिल को देखने के लिए आ सकते हैं, और हो सकता है वो जियान पर हमला भी कर दें। और लिटिल फेरी डॉक्टर ने इतना सब कहा ही था कि तभी वो चैम्बर और भी ज्यादा तेजी से हिलने लगता है, जिसके बाद वहां हमें सुनाई देता है एक बैंग का साउंड। और ये साउंड प्रोड्यूस हुआ था उसी चैम्बर से, जो कि उस चैम्बर के दरवाजे को उड़ा देती है। इसके बाद ये रिपल सीधी स्काई की तरफ चली जाती है, जो कि काफी ज्यादा चमक रही थी। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर इस एनर्जी को सीलिंग के पार जाते हुए देखती है, तो हम देख पाते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर के एक्सप्रेशन को और भी ज्यादा सीरियस होते हुए। इसके बाद वो जिया से कहती है कि अब हमें और भी ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इस एनर्जी को सारे के सारे ब्लैक एम्पर सेक्ट ने नोटिस कर लिया होगा, और अगर जियान को डिस्टर्ब करने कोई भी बंदा यहाँ पर आता है तो उसका बोरिया बिस्तर वहीं पर पैक कर देना। और लिटिल फेरी डॉक्टर जब ये बात कह रही थी जिया से, तब उसकी बातों में बहुत ही ज्यादा चिलनेस को फील किया जा सकता था। ये सुनकर हमारी जिया ने वहाँ पर नोट कर दिया था। अब वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर से जिया कहती है कि तुम क्या करने वाली हो। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर की पर्पल आंखों में से एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस ग्लो चमकता है, जिसके बाद वो कहती है कि जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ अपने आप को रिवील कर दूंगी, जिससे कि वो ओल्ड डीमस जियान के पास ना जा सकें। और मुझे लगता है कि किसी न किसी डाउजोंग ने ब्लैक एम्पर सेक्ट में इस एनर्जी पिलर को नोटिस जरूर किया होगा, और अगर जियान को इस समय कोई भी डिस्टर्ब कर देता है, तो हो सकता है जियान को इस समय काफी ज्यादा सीरियस इंजरी का सामना करना पड़ सकता है। और ये कहने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ से डिसअपियर हो जाती है, और हम देख पाते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर को छत पर, जो कि हवा में खड़ी हुई थी। और जैसे ही वो रूफ पर अपियर हुई थी, उसकी शार्प आंखें चारों तरफ देखने लगती हैं। और जैसा कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने सोचा था, वहाँ पर कई सारे बंदे आ जाते हैं जो कि ब्लैक एम्पर सेक्ट में ही थे, और उनमें से तो कई तो डाउजोंग थे। और जो भी लोग यहाँ गैदर हुए थे, वो सभी लोग यहाँ पर जान जाते हैं अपने एक्सपीरियंस के कारण कि यहाँ पर काफी बड़ी पिल रिफाइन हो रही है, जिसका हाई लेवल होगा, मतलब हाई टियर की पिल यहाँ पर रिफाइन की जा रही है, जिस वजह से वो जियान के आसपास के एरिया में गैदर हो जाते हैं। और यहाँ पर हम जियान के आसपास के पूरे एरिया को एक्सपर्ट से भरा हुआ देख पाते हैं। और अब कई लोगों को ये पता भी चल चुका था कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि ये एनर्जी पिल फ्रेग्रेंस से भरी हुई है, और लगता है मुझे कि यहाँ पर कोई बंदा पिल रिफाइन कर रहा है। तभी एक और बंदा कहता है कि मुझे तो ये लेवल 7 की पिल लग रही है, क्योंकि यहाँ पर ये पिल काफी ज्यादा एनर्जी को गैदर किए हुए है। तभी वहाँ पर एक तीसरा बंदा टपक पड़ता है, और वो कहता है कि ऐसा नहीं है, ये लेवल 7 की पिल नहीं है, क्योंकि लेवल 7 की पिन को बनाने के लिए एक अलग ही फिनोमेना यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ये लेवल 6 की हाई ग्रेड की पिल है। तभी वहाँ पर एक बुड्ढा और आ जाता है। वो कहता है कि ये पिल नॉर्मल नहीं है। वो कहता है कि ब्लैक एम्पर सेक्ट से अब यहाँ पर कौन सा ग्रैंड मास्टर आ गया, अब कोई मुझसे ये मत कहना कि यहाँ पर चीसेन है। तभी उसके बाजू से यहाँ पर एक और बंदा कहता है कि यहाँ पर चीसेन ने तो अभी अभी यहाँ पर लेवल 6 में ब्रेक थ्रू ही किया है, क्योंकि अगर चीसेन होता है यहाँ पर तो वो भी इस पिल को रिफाइन नहीं कर पाता, तो आखिर कौन है ये बंदा। अब जितने
जितने ज़्यादा एक्सपर्ट यहाँ पर गैदर होते जा रहे थे उतने ही यहाँ पर कन्वर्सेशन अलग अलग टाइप की सुनने को मिल रही थी। और यहाँ पर कई लोगों की आंखों में हम लालच को भी देख सकते हैं, क्योंकि जो पिल यहाँ पर इतना बड़ा कमोशन क्रिएट कर सकती है वो पिल आखिर कितनी खतरनाक होगी। तभी हम यहाँ पर सुन पाते हैं शू शू के साउंड, क्योंकि यहाँ और भी ज़्यादा पावरफुल एक्सपर्ट और आते जा रहे थे। और यहाँ पर जब ये एक्सपर्ट आए थे तो वो हवा में फ्लोट कर रहे थे। और ये लोग जब यहाँ पर आते हैं तो हम यहाँ पर उस एनर्जी पिलर को देख पाते हैं, और ये लोग भी उस एनर्जी पिलर को देखते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पिल रिफाइन की जा रही है। और जो बंदे यहाँ पर आए थे अगर हम उनकी काउंटिंग करना चाहें तो यहाँ पर करीब 10 बंदे होंगे। और इनका लीडर था यहाँ पर एक ओल्ड मैन जिसने यहाँ पर एक दोपंग को पहन रखा था। वो यहाँ पर आते ही कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है कि यहाँ पर एक ग्रैंड मास्टर भी आया है। और वो अपने आसपास के लोगों से पूछता है कि यहाँ पर कौन बंदा है, लेकिन वो भी वहाँ पर पता नहीं लगा पा रहे थे। तभी हमारा ध्यान जाता है उस ओल्ड मैन के साइड में खड़े बंदे पे, जो कि यहाँ पर अपने दुई की विंग्स को फ्लैप कर रहा था। वो इस फिनोमिना को देखकर कहता है कि मुझे लगता है इस पिल का लेवल 7 पर पहुंच चुका है, और इस तरह की पिल को जीसन तो बिल्कुल रिफाइन नहीं कर सकता। और इस बंदे के एक्सप्रेशन हमें थोड़े फेमिलियर लगते हैं, और अगर हम इस बंदे को ध्यान से देखें तो ये जियान का ब्रदर शाओली है। और बात करें उस ओल्ड मैन की तो वो यहाँ पर इनर एकेडमी के फर्स्ट एल्डर थे, एल्डर सूचियान। शाओली की ये बात सुनकर यहाँ पर सूचियान नोट करते हैं। तभी उनका ध्यान जाता है एक डायरेक्शन की तरफ जहाँ पर डीमन फ्लेम वैली के कुछ बंदे थे, और वो उनको देखकर कहते हैं कि यहाँ पर मुझे लगता है कि डीमन फ्लेम वैली के बंदे भी आए हैं। फर्स्ट एल्डर की बात सुनकर शाओली का ध्यान भी उस डायरेक्शन की तरफ चला जाता है, और तभी वहाँ पर हमें कुछ बंदे आते हुए दिखाई देते हैं, और वहाँ उनका पूरा ग्रुप आ रहा था। और तभी हमें वहाँ पर एक फर्स्ट एल्डर दिखाया जाता है जिसका नाम था फांगयान, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। तभी हमारा ध्यान जाता है एल्डर सूचियान पर, जो कि डीमन फ्लेम वैली के सभी बंदों को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन जब उनका ध्यान उस ग्रे रोब्ड मैन पर जाता है तो हम उनको हाँ कहकर सुन सकते हैं। ये देखकर शाओली फर्स्ट एल्डर से पूछता है कि फर्स्ट एल्डर क्या हुआ। अब इसके बाद फर्स्ट एल्डर भी थोड़ा कंफ्यूजन में थे, लेकिन जब वो इस ग्रे रोब्ड मैन को देख रहे थे तो उन्हें एक डेंजरस सी फीलिंग फील हो रही थी। अब जब इन लोगों ने डीमन फ्लेम वैली को नोटिस कर लिया था, ऑफ कोर्स यहाँ पर डीमन फ्लेम वैली ने भी इन्हें नोटिस कर लिया था। और इसके बाद हवा में काफी ज्यादा डेंस किलिंग इंटेंट फैल जाता है। और इसके बाद फांगयान अपने साथियों से कहता है कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है कि सूकियान भी यहाँ पर आया है। अब इस बार हमें ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को मारना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तभी हमें आवाज सुनाई देती है उस ग्रे रोड मैन की। वो कहता है कि जब समय आएगा तब यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं बचेगा, लेकिन मैं तो इस पिल रिफाइनर को देखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी के लिए ये जो पिल रिफाइन कर रहा है ये लेवल 7 की पिल के बराबर होने वाली है। और अगर जीसन यहाँ पर इस पिल को रिफाइन कर रहा होता तो वो कभी नहीं इस पिल को रिफाइन कर पाता। और मैं नहीं मान सकता कि ये जीसन है ब्लैक एम्प्रेस सेक्ट का। मुझे तो ये बात यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पर ब्लैक कॉर्नर रीजन में कब से इतना खतरनाक एल्केमिस्ट पैदा हो गया। ये सुनकर फांगयान अपना सिर हिलाने लगता है और कहता है कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। मुझे लगता है कि इस ऑक्शन की वजह से चारों तरफ से बहुत ही खतरनाक एक्सपर्ट गैदर हुए हैं, और मुझे लगता है ये भी उनमें से ही एक है। तभी हमारा दोबारा ध्यान जाता है उसी ग्रे रोड मैन पर, जो कि कह रहा था कि ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये पिल रिफाइनर यहाँ पे पिल रिफाइन कर रहा है, जो कि इसे यहाँ पर नहीं करना चाहिए। और सिचुएशन से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफी ज्यादा डेंजरस मूवमेंट है, और अगर इस समय इस पिल को कोई भी डिस्टर्ब कर देता है तो यहाँ पर पिल की बात तो छोड़ो, यहाँ पर जो एल्केमिस्ट इस पिल को रिफाइन कर रहा है उसको काफी ज्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। ये सुन के फांगयान के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, और वो उस ग्रे रोड मैन से कहता है कि सर आप मुझे अपना ऑर्डर दीजिए। और मुझे यहाँ पर लगता है कि इस एल्केमिस्ट की सोल काफी ज्यादा पावरफुल होगी, जो कि आपको यहाँ पर पसंद आ सकती है। और फांगयान के मुंह से ये सब निकले ही थे कि तभी यहाँ पर हमें लिटिल फेरी डॉक्टर की आवाज सुनाई देती है। वो यहाँ पर कहती है कि अगर यहाँ पर 100 फीट के दायरे में कोई भी बंदा आएगा तो वो अपनी हालत का खुद जिम्मेदार होगा। और इस सेंटेंस के खत्म होने के बाद हम काफी ज्यादा भयानक ऑरे को फैलते हुए देखते हैं, और इस ऑरे को सेंस करके जितने भी एक्सपर्ट वहां पर थे वो काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि ये भयानक ऑरा था एक एलीट दोजोंग का। और जब ये लोग इस ऑरे को फील करते हैं तो उनके मन में एक चिल फैल जाती है, और अभी जो लोग भी 100 फीट के दायरे में थे वो अपने अपने को विड्रॉल करने लगते हैं वहां से। और यहाँ पर फांगयान का चेहरा भी इस ऑरे को देखकर काफी ज्यादा स्टंड हो जाता है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में इतनी यंग दोजोंग कब से होने लगी। वो कहता है कि ये लड़की कैसे एक दोजोंग हो सकती है। और जब फांगयान ये सब फील ही कर रहा था तभी हमारे लिटिल फेरी डॉक्टर पर एक और चिल भरी आवाज आती है, और जब डीमन फ्लेम वैली के लोग इस खतरनाक किलिंग इंटेंट को फील करते हैं तो उनकी तो वहीं पर हवा टाइट हो जाती है। और लिटिल फेरी डॉक्टर फिर से यहाँ पर कहती है कि अगर तुम लोग यहाँ से 10 मिनट के अंदर नहीं फूटे तो मुझे नहीं पता कि तुम लोगों का यहाँ पर क्या क्या फूटेगा। अब हालांकि इस आवाज से फांगयान की भी फटके हाथ में आ गई थी, लेकिन आज तक ब्लैक कॉर्नर रीजन में ऐसा हुआ नहीं कि फांगयान पे किसी ने ऐसा चिल्लाया हो। और अभी तो ये ग्रे रोब्ड मैन भी फांगयान के साथ ही है, लेकिन फिर भी इसे डर लग रहा है। और तभी ग्रे रोब्ड मैन फांगयान से बोलता है कि अभी के टाइम पे हमें यहाँ से विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि फाइट का टाइम अभी यहाँ पर आया
तय नहीं है और हमें एक एलाइट दोजोंग से फाइट नहीं करना चाहिए। इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। और ये बात सुनकर फांग यान के शरीर में भी चिल फैल जाती है। पर खैर फांग यान के पास विड्रॉ करने के अलावा कोई और दूसरा चांस नहीं था, इसलिए वो विड्रॉ करता है। और जब आसपास के लोग ये देखते हैं कि डीमन फ्लेम बेली ने यहाँ से विड्रॉ कर लिया है, तो वो लोग मन ही मन कहते हैं कि एक एलीट दोजोंग से फाइट करना कोई भी हंसी खेल की बात नहीं है। यहाँ पर डीमन फ्लेम बेली को भी पीछे हटना पड़ गया है। और जब यहाँ पर डीमन फ्लेम बेली ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, तब यहाँ पर सिर्फ सावली का ग्रुप ही बचा हुआ था। और सावली आंखों ही आंखों में एल्डर सूचियान से कन्वर्सेशन करता है। और जब सावली का ग्रुप वहां से विड्रॉ ही करने वाला था, तभी यहाँ पर एक हल्की सी आवाज जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर की थी सावली के कानों में पड़ती है। वो कहती कि क्या तुम लोग सावगेट से हो? अब ये बात सुनकर फर्स्ट एल्डर और सावली वहां पर शॉक हो जाते हैं कि ये लड़की यहाँ पर क्या पूछ रही, क्या ये हमारी दुश्मन है या हमारी दोस्त है। लेकिन सावली यहाँ पर कुछ ज्यादा दिमाग ना चलाते हुए अपने हाथों को कप करके लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ कहता है कि मैं यहाँ पर सावगेट का डिप्टी चीफ हूँ। लेकिन बात करते टाइम भी सावली अपनी बॉडी की दिक्की को सर्कुलेट कर रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से लिटिल फेरी डॉक्टर ने सावली से जी गेट के बारे में पूछा था, मतलब शाओगेट के बारे में पूछा था, तो उसे ऐसा लगता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर शाओगेट के बारे में कुछ जानती है। और इस दोजोंग लेवल वाली औरत से सावली कभी नहीं मिला था, इसलिए वो मन ही मन सोच रहा था कि जब तक इस लड़की के इंटेंशन मुझे पता नहीं चल जाते, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी डिग्री को सर्कुलेट ही करता हूँ। अगर इसने हमला कर दिया तो मुझे बचाव करने का मौका तो मिलेगा। और जब सावली एकदम अलर्ट मोड में था, तब हम यहाँ पर एल्डर सुकियान की आंखों को सॉलिडिफाई होते हुए देखते हैं, क्योंकि वो ये सेंस कर पा रहे थे कि लिटिल फेरी डॉक्टर की स्ट्रेंथ इतनी कम एज में काफी ज्यादा फ्राइटनिंग थी। और अगर ये औरत जियानन एकेडमी की दुश्मन निकलती है तो ये दिन उनके लिए काफी खराब जाने वाला है, क्योंकि दूसरी तरफ डीमन फ्लेम बेली भी किसी मौके की तलाश कर रही थी। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर शाओली की आवाज सुनती है, तो हम देख पाते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर के ऑरा को धीरे धीरे कम होते हुए। वो एकदम इज्जत के साथ शाओली से कहती है कि क्या आप थोड़े साइड में चले जाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर प्ले रिफाइनमेंट में कोई भी दिक्कत आए। और जब कई लोग देखते हैं कि जी गेट के इस डिप्टी चीफ को जब ये औरत इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रही है, तो वो लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा थी शाओगेट कब इतनी खतरनाक इंसान से मिला और इनसे दोस्ती कर बैठा। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर की बात करने का तरीका बदलता है, तब हम देख पाते हैं, तो हम डीमन फ्लेम वैली के लोगों के एक्सप्रेशन भी चेंज होते हुए देख पाते हैं। फांग यान यहाँ पर एक ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि शाओगेट कब से इतनी खतरनाक वुमन को इनवाइट करने लगा। और अगर ऐसा सच में होता है कि ये लड़की जी गेट की फ्रेंड निकलती है, तो हमारे डीमन फ्लेम वैली को हो सकता है इससे काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़े, क्योंकि भले ही ये ग्रे रोब्ड मैन इसके साथ है, लेकिन फिर भी इसे दो एलीट दोजों को संभालने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तभी हमारा ध्यान जाता है उस इंसान पे जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी ज्यादा ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। वो फांग यान से कहता है कि तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों आ रहे हो, क्योंकि मुझे इनके कन्वर्सेशन से ऐसा लग रहा है कि ये लोग कभी पहले मिले नहीं है, और हो सकता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कभी हो ही ना। और तुम्हारा डीमन फ्लेम वैल्यू भी कोई ऐसा सेक्ट नहीं है जिसे कोई भी एरा गैरा नत्तू गैरा पेल के चला जाए। और फिर भले ही ये लड़की एक एलीट दोजोंगी क्यों ना हो, पर ये सेम रूल ही इसके ऊपर भी लागू होता है। इस मैन की ये बात सुनकर फांग यान थोड़ा रिलैक्स फील करता है, लेकिन वो ये सोच रहा था कि इतनी यंग एज की एलीट दोजोंग को मैंने कभी देखा क्यों नहीं। क्या सच में ये लड़की ब्लैक कॉर्नर रीजन के बाहर से आई है? और ये बात सोचकर उसके आजू बाजू के एल्डर भी काफी ज्यादा सीरियस थे। और इसकी बात को सुनकर ये जो आजू बाजू खड़े इसके एल्डर थे, ये भी अपना सिर हिला देते हैं। और यहाँ पर अगर कोई भी किसी एलाइट दोजोंग को ब्लैक कॉर्नर रीजन में जानता, तो वो जरूर इसके बारे में पता कर लेते, पर यहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं था। और अगर बात की जाए यहाँ पर कंफ्यूजन की, तो यहाँ पर जो डीमन फ्लेम वैली का ये फर्स्ट एल्डर था, इससे ज्यादा कंफ्यूजन था सावली को, जो कि और भी ज्यादा कंफ्यूज था इस लड़की की बात को सुनकर। वो क्लियरली ये जानता था कि वो इस लड़की से कभी नहीं मिला है, लेकिन फिर भी इस लड़की को देखकर उसे एक अलग ही सेंसेशन फील हो रहा था। खैर इसके बाद सावली वहां से अपने ग्रुप को दूर ले जाता है, और यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर के अराउंड 100 मीटर का एरिया पूरा का पूरा खाली कर दिया गया था। लेकिन इस 100 मीटर के सर्कल के अंदर बहुत सारे लोग गैदर हुए थे जो कोई इंटरेस्ट दिखा रहे थे इस पिल की तरफ। और जब सावली का ग्रुप यहाँ से विड्रॉ करता है, तब हम देख पाते हैं ब्लैक एम्पर सेक्ट से कई ह्यूमन फिगर्स को आते हुए, जो कि उसी 100 मीटर के सर्कल के पहले ही रुक जाते हैं। और जब हमारा ध्यान इनके लीडर पर जाता है, तो इसके लीडर स्पॉट पर एक आदमी खड़ा था जिसने पीले कलर के रोब को पहना हुआ था, और इस समय हवा में फ्लोट कर रहा था। और इसकी जो रोब थी वो पाइथन जैसे कपड़ों से बनी हुई थी, और जब इसके कपड़ों में सनलाइट पड़ती थी, तब इसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल पाइथन की तरह लगते थे। और इनमें से हम अनयूजुअल प्रेशर को भी बाहर निकलता हुआ देखते हैं। और इस लीडर के पीछे था वो मोया और वो रेड हेयर ओल्ड मैन, और ये पीछे खड़ा हुआ ओल्ड मैन कोई और नहीं जीसानी था, जो कि ब्लैक एम्पर सेक्ट का चीफ एल्केमिस्ट था। और जब ये लोग यहाँ पर इस तरीके से अपेयर होते हैं, तो ये कई लोगों का ध्यान यहाँ पर खींच लेते हैं। और जब कई लोगों का ध्यान इनकी तरफ जाता है, तो वहाँ पर एक बंदा कहता है कि ये तो ब्लैक एम्पर सेक्ट के लीडर हैं जिनका नाम मोतिंग जियान है। तभी एक दूसरा बंदा
कहता है कि मैंने सुना है मोतिंग जियान ने 10 साल पहले ही दोजोंग में एडवांस कर लिया था। अनएक्सपेक्टेड बात है कि इस एनर्जी ने इन्हें भी डिस्टर्ब कर दिया। तभी हमारा ध्यान जाता है मोसिंग तियान पे, जिसका ध्यान जाता है फर्स्ट एडलर की तरफ और इसके बाद वो देखता है डीमन फिल्म वैली की तरफ। लेकिन जब वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखता है तब हम उसके फेस को बहुत ही शॉक एक्सप्रेशन के साथ देख सकते हैं, क्योंकि वो लिटिल फेरी डॉक्टर की एज और उसकी पावर को देखकर काफी ज्यादा अनयूजुअल फील कर रहा था। तभी हम मोशिंग तियान के पीछे देखते हैं मोया को और उसकी नजर भी लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ चली जाती है। वो एक सरप्राइज के साथ कहता है कि ये तो वही लड़की है, क्योंकि मोया बहुत दिन से इस लड़की को मिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन जियान उससे मिलने ही नहीं दे रहा था। तभी मोशिंग तियान अपने बेटे मोया की बात सुनकर कहते हैं क्या तुम इस लड़की को जानते हो, क्योंकि अगर वो इस लड़की को जानता है और वो इस पावरफुल एक्सपर्ट को जानता है तो यहाँ पर उसके ब्लैक एम्पर सेक्ट के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। मोशिंग तियान की बात सुनकर मोया कहता है कि हम सिर्फ एक बार मिले हैं और इसके बाद मैं यहाँ पर ये तो नहीं कहूंगा कि मैं इसको पूरी तरीके से जानता हूँ। और यहाँ पर मोया अपने एक्सप्रेशन को बिल्कुल भी हाइड नहीं कर रहा था लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ। मोया कहता है कि ये वही लड़का है जिसे एल्डर चीशन ने ओपन किया था ब्लैक एम्पर सिटी में। और यहाँ पर ये बहुत ही अचंभे की बात है कि ये लड़का इतनी सी कम एज में इतनी खतरनाक स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। और इस बात को सुनकर मोशिंग तियान इस कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, क्योंकि वो इतने खतरनाक एल्केमिस्ट से बिल्कुल भी पंगा लेना नहीं चाहेगा। और इस समय मोशिंग तियान के चेहरे पर एक खतरनाक एक्सप्रेशन आ चुका था, वो कि सरप्राइज वाला था। और यहाँ पर तभी हमारा ध्यान जाता है चीशन की तरफ, जो कि मोशिंग तियान के पीछे ही खड़ा था और इस समय उसका चेहरा लाल पीला हरा नीला सारा कलर का हो रहा था। क्लियरली वो यहाँ पर जियान से काफी ज्यादा जल रहा था और अगर उसकी एल्केमी स्किल की बात की जाए तो वो जियान से काफी ज्यादा कमजोर था। बट उसे ये तो पता था कि जियान एक एल्केमिस्ट है, बट इतना हाई टियर का एल्केमिस्ट होगा ये उसने कतई नहीं सोचा था। और इसके लिए सबसे खतरनाक बात ये थी कि जियान इतनी सी कम एज में इतनी खतरनाक पावर को हाइड करके रख सकता है, क्योंकि वो इस समय बुढ़ा हो चुका था और तब जाके वो लेवल 6 में ब्रेक थ्रू ही कर पाया है। और जियान की इस अचीवमेंट को देखकर मोया भी थोड़ी जेलस फील कर रहा था, क्योंकि मोया काफी ज्यादा घमंडी था और जियान उससे भी ज्यादा खतरनाक स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। और इससे भी ज्यादा जेलसी की बात ये थी कि जो लड़की मोया को पसंद आई थी वो भी जियान की साइड ही थी। मोशिंग तियान इन दोनों के एक्सप्रेशन को इग्नोर कर देता है और कहता है कि तुम्हें अगली बार से काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा और स्पेशली इस यान साओ के साथ तो बिल्कुल भी दुश्मनी मत रखना। और इसके साथ जो ये लड़की है जो कि इतनी फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ को पोजेस करती है, इसके साथ तो बिल्कुल भी दुश्मनी मोल मत लेना। और इस तरीके की लाइनअप को तो हमारा ब्लैक एम्पर सेक्ट भी ओपन नहीं कर सकता। मोशिंग तियान इसके बाद कहते हैं तुम दोनों कुछ समझ में आया क्या। अब यहाँ पर मोया और जीशान काफी ज्यादा डिसएग्री फील कर रहे थे, बट अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए वो सिंपली अपना सर मोशिंग तियान की तरफ झुका देते हैं। और यहाँ पर इसके बाद हम देख पाते हैं मोशिंग तियान के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल को आते हुए। मोशिंग तियान कहता है कि मैं पुराने कुछ डीमंस के औरों को फील कर सकता हूँ और मुझे लगता है ये बुड्ढे अपनी कब्रों में से उस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए बाहर आए हैं। खैर अभी जैसा हो रहा है होने दो, बट यहाँ पर जब एक्सचेंज की बात आएगी तब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कौन मरता है और कौन जीता है और हम इसे सिर्फ एक गेम की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। और ये सुनकर मोया और चीशन यहाँ पर अपना सिर हिला देते हैं। तभी मोशिंग तियान की नजर फिर से लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ चली जाती है, जो कि अपने ऑरे को काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से सेपरेट कर रही थी। इसके बाद मोशिंग तियान मोया से पूछता है कि मोया क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो। तो मोया कुछ देर सोचता है और उसके बाद कहता है कि इतनी खूबसूरत लड़की को कोई भी कैसे नापसंद कर सकता है और खासकर इसका उस कॉस्मेटिक वाली लड़कियों से कोई भी कंपेयर नहीं है। ये सुनकर मोशिंग तियान वहां पर हंसने लगता है, लेकिन एंड में जाकर उसके एक्सप्रेशन भी सीरियस हो गए थे। और इसके बाद वो कहता है कि अगर ये लड़की तुमसे शादी कर ले तो हमारे ब्लैक एम्पर सेक्ट की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे पहले कि हमारे ब्लैक एम्पर सेक्ट में कुछ ऐसा हो, यहाँ पर तुम इस लड़की के पीछे लग जाओ और इसको टपाटप बजाओ। मतलब इसका मतलब कहने का ये है कि इस लड़की को पटा लो। और बस यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर किसी भी वजह से हमारे बीच दुश्मनी खड़ी ना हो, वरना इसका अंजाम तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा मोया। अब अपने फादर की ये बात सुनकर मोया को अपनी अचीवमेंट और अपने टैलेंट पर काफी ज्यादा भरोसा हो जाता है। और मैं आपको पहले बता दूं ये इंसान काफी ज्यादा ठरकी है और इतने सालों में ये कई लड़कियों से खेल चुका है। खैर जब ये कन्वर्सेशन चली रही थी तभी यहाँ पर हम देख पाते हैं उस एनर्जी पिलर की लाइट को थोड़ा कम होते हुए, और जैसे जैसे ये एनर्जी का पिलर कम पेल होता जा रहा था वहां पर हम देख पाते हैं कि उस पिल की फ्रेग्रेंस को चारों तरफ फैलते हुए, और एंड में जाके ये एनर्जी पिलर पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। और इसके बाद हम देख पाते हैं इस एनर्जी पिलर की जगह पर एक थंब के साइज के स्ट्रॉम को, और इस स्ट्रॉम से निकलती एक छोटी सी पिल जो कि फटाक से भागने की कोशिश करती है। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि ये कभी भी भागकर गायब हो सकता है, लेकिन तभी हम यहाँ पर सुन पाते हैं जियान की हुंकारने की आवाज, और हम देख पाते हैं यहाँ पर जियान की स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकलती हुई जो कि उस पिल को पकड़ने के लिए भाग रहा था। और इसके बाद जियान
इंसान की स्पिरिचुअल बॉडी उस पिल को पकड़कर सीधे कमरे के अंदर चली जाती है। और इस समय जिन लोगों ने उस पिल को देखा था उनका तो लार्वा बिल्कुल अंदर ही नहीं जा रहा था, हाँ मतलब उनका थूक। लेकिन वो लोग एक एलीट दोजों के सामने एक करीबी कह सकते हैं। और इस पिल के डिसअपेयर होते ही लिटिल फेरी डॉक्टर भी मूव करने लगती है और ऐसा होती है लिटिल फेरी डॉक्टर भी कुछ देर बाद वहां से डिसअपेयर हो जाती है। अब चूंकि पिल यहाँ से पूरी तरीके से जा चुकी थी तो उसकी फ्रेग्रेंस भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और हम यहाँ पर देख पाते हैं कई लोगों के चेहरों को उतरते हुए। लेकिन कई लोग यहाँ पर कुछ और चीज के लिए खड़े थे, वो सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर का चेहरा देखना चाहते कि ये ग्रैंड मास्टर आखिर है कौन। लेकिन उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। अब कुछ समय के बाद यहाँ पर शांति छा जाती है। अब यहाँ पर टाइम धीरे धीरे पास करने लगता है और अब वो समय आ गया था जिसके लिए सभी वेट कर रहे थे। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर उस ऑक्शन की बात कर रहा हूँ और तुम्हारा भाई यहीं पर इस वीडियो में विदा लेता है। और यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगली वीडियो देखने के लिए, जो कि जल्दी से जल्दी इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी।